everyone. On behalf of 11 Punjab Battalion NCC, I welcome you all. Myself, Captain Kamal Kishore, DAV College Amritsar, which is a unit of 11 Punjab Battalion based in Amritsar, Punjab. We are going to talk about some of the renowned military generals of India who, in spite of all odds, managed to achieve great heights and contributed towards the solidarity and glory of our nation. तो आज की प्रेजेंटेशन में हम इंडिया के कुछ मशहूर मिलिट्री जनरल्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युद्धों का न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सभी तरह की सभ्यताओं में भीषण युद्धों के बारे में पढ़ने और सुनने को हमें मिलता है, और ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि युद्धों के द्वारा इतिहास में बड़े बड़े ताकतवर लीडर्स का उदय भी हुआ। उन लीडर्स के जीवन से किसी भी इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमारे पास दुनिया के ऐसे ताकतवर नेताओं की लंबी लिस्ट है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आदि ऐसे ही नेता हैं जिन्होंने विपरीत हालातों में भी दुनिया में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है। तो आज हम कुछ भारत के मिलिट्री जनरल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की प्रेजेंटेशन का एम क्या है? टू एक्वेंट द कैडेट्स विद द बायोग्राफीज ऑफ इंडियन मिलिट्री जनरल्स, ताकि कैडेट्स जो हैं वो मिलिट्री जनरल्स जो हैं उनकी जीवनी के बारे में जाने और उनसे कुछ सीख सके। इस प्रेजेंटेशन को, इस लेक्चर को हमने दो भागों में बांटा है। भाग 1 में यानी कि पार्ट 1 में हम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की जीवनी के बारे में बात करेंगे, और भाग 2 में हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जीवनी के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की जीवनी के बारे में। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जो हैं ये भारत के एक मशहूर मिलिट्री जनरल हैं, और इनका नाम बड़ी इज्जत से जो है भारत में लिया जाता है, और इवन विदेशों में भी इनका बड़ा असर रसूख रहा है मिलिट्री और आर्मी के क्षेत्र में। बल्कि ये कहना चाहिए कि फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के वर्णन के बिना भारत का मिलिट्री इतिहास पढ़ा ही नहीं जा सकता। वो आज़ाद भारत की सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, एंड ही इज वन ऑफ द ओनली 2 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स टू होल्ड द 5-स्टार रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। उनकी अर्ली लाइफ के बारे में हम बात करें तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा यानी कि कोडेंद्र मडप्पा करियप्पा इनका पूरा नाम था। इनका जन्म जो है वो 28 जनवरी 1899 में, ये मादिकेरे डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पे हुआ था। उनके जो पिता थे मडप्पा उनका नाम था, और वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे। और के.एम. करियप्पा जो थे वो अपने 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थे। उनके मतलब 3 और भाई थे और 2 उनकी बहनें थीं। अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो थी फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने, उन्होंने मदिकेरे के जो सेंट्रल हाई स्कूल था वहाँ से पूरी की थी, और फर्दर एजुकेशन के लिए उन्होंने मद्रास, जिसको हम चेन्नई बोलते हैं आजकल, उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन किया, और अपनी ग्रेजुएशन जो थी उन्होंने 1919 में कंप्लीट की। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का जो कैरियर है वो इतना रिच है, और इतना कुछ उसमें जो हमें पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता है कि उसकी लिस्ट बनानी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इतना कुछ उन्होंने किया है, इतनी उनकी प्रमोशन थ्रू और द कैरियर, और वो बहुत हाईएस्ट रैंक के ऊपर जो है वो इंडिया की आर्मी में पहुँचे। तो उसकी अगर हम बात करें तो
1919 में उन्होंने अपना जो है वो मिलिट्री कैरियर शुरू किया और ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की, और सबसे पहले उनको टेम्परेरी कमीशन जो है वो मिला। उसके बाद उनको 1920 में परमानेंट कमीशन मिल गया आर्मी में। और आपको पता है पहले एज आर्मी ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक होता था, आजकल जो है वो लेफ्टिनेंट का रैंक जो है वो सीधी भर्ती होती है। तो 1921 में जो है उनको सेकंड लेफ्टिनेंट से प्रमोट करके लेफ्टिनेंट जो है वो बना दिया गया। अपने करियर के स्टार्ट के सालों में, शुरुआती सालों में, इन्होंने मेसोपोटामिया, आजकल जिसको हम इराक के नाम से जानते हैं, वहाँ पे काम किया। बाद में वो वहाँ से वापस आ गए और उनको पहले तो डोगरा रेजिमेंट मिली, लेकिन बाद में जो है उनको जो इंग्लैंड की दूसरी क्वीन विक्टोरिया थी, विक्टोरिया टू, तो उनको उनकी जो थी अपनी राजपूत लाइट इन्फेंट्री थी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया, और बाद में यही रेजिमेंट जो थी उनकी परमानेंट रेजिमेंट जो है वो बनी। उसके बाद 1927 को उनको कैप्टन जो है वो प्रमोट कर दिया गया। 1931 में जो है उनको डिप्टी असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर जनरल जो है वो बना दिया गया। और जो 1931 में जो उनको डिप्टी असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर जनरल बनाया गया, ये पोस्टिंग उनकी पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में थी तब। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि इस हेडक्वार्टर में मिले अपने एक्सपीरियंस, तजुर्बे के कारण, और फिर 1932 में उन्होंने रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में जो कोचिंग ली, उससे उनको बाद में जो है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने में काफ़ी मदद मिली, जो था क्वेटा स्टाफ कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, और ये काफ़ी उस समय प्रेस्टिजियस माना जाता था, और वो पहले भारतीय अफसर थे जिन्होंने इस कोर्स को अटेंड किया इस एग्ज़ाम के थ्रू। उसके बाद 1936 में जो है उनको स्टाफ कैप्टन ऑफ टेक्निक एरिया बनाया गया। 1938 में ही वॉज प्रमोटेड एज मेजर एंड वॉज अपॉइंटेड एज डिप्टी असिस्टेंट एडजुटेंट एंड क्वार्टर मास्टर जनरल। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941-42 में उन्होंने इराक, ईरान और सीरिया में जो है वो काम किया। उसी दौरान 1943 और 44 में उन्होंने जो है वो बर्मा में काम किया और भारत से बाहर ही रहे। आफ्टर दैट जो है उनको 1942 में जो है ही वॉज प्रमोटेड एज लेफ्टिनेंट कर्नल। और इसमें भी एक ख़ास बात क्या है कि जब उनको ये बेसिकली एक्टिंग लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया था और उनको अपने ही यूनिट का जो है कमांडिंग अफसर बनाया गया था। और उसमें और ख़ास बात क्या है कि जब उनको अपने यूनिट का कमांडिंग अफसर बनाया गया तो इस दौरान खुद अंग्रेज अफसर जो थे कई, वो उनके अंडर जो काम करते थे। तो ये किसी भी भारतीय के लिए ये बड़ी एक फख्र वाली बात हो सकती है हमारे लिए। तो उसके बाद 1945 में ही वॉज प्रेजेंटेड ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इसको OBE बोलते हैं, और ये बड़ा प्रेस्टिजियस रैंक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने फील्ड मार्शल KM करियप्पा की जो कंट्रीब्यूशन थी, जो उनकी अचीवमेंट्स थी, उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रेजेंट उनको किया गया था ये रैंक। तो ये मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस इनको गिना जाता है। और उसके बाद 1945 में उनको कमांडर ऑफ फ्रंटियर ब्रिगेड बना दिया गया। उसके बाद 1946 में वो ब्रिगेडियर प्रमोट हो गए। आप देखिए कि कितनी जल्दी उनकी प्रमोशन जो है, 1942 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं और यहाँ पे आप देखिए 46 में वो ब्रिगेडियर बन गए सीधा। और उसके बाद 1947 में जो थे वो मेजर जनरल बन गए। लुक एट दिस, मतलब इतने उनकी जो अचीवमेंट्स और इतना उनको जो उनका टैलेंट कह सकते हैं और अपने फील्ड में महारत थी और जो उनमें नेतृत्व क्षमता थी, वो हमें नज़र आती है इन चीज़ों को देख के। और उसके बाद साथ ही थोड़ी देर बाद उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया और उनको ईस्टर्न कमांड का कमांडर जो है वो नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद आज़ादी के बाद 1947 में ही वॉज अपॉइंटेड कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड। और इसमें एक बात और जो है वो ऐड करनी ज़रूरी है कि जब आज़ादी के बाद उनको मेजर जनरल बनाया गया था,
ये हम पिछली स्लाइड में अगर चलते हैं, यहाँ पे जब मेजर जनरल बनाया गया था तो उनको जो है वो डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बनाया गया था साथ ही। और उसी दौरान हमें पता है कि 1947 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया था और उस दौरान उनको कश्मीर का जो है वो चार्ज दिया गया और उन्होंने कश्मीर में 3 ऑपरेशन लॉन्च किए और अपनी नेतृत्व और लीडरशिप क्वालिटी से उन्होंने वहाँ पे नौशहरा, पुंछ, जोजिला, द्रास और कारगिल इन सेक्टर्स को जो है अपने कब्जे में तब किया था और काफ़ी इस बात की चर्चा हुई थी। तो 47 में ही वॉज अपॉइंटेड ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड और ये 1949 में ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा दिन था जब उनको भारतीय सेना का फर्स्ट कमांडर इन चीफ जो है वो अपॉइंट किया गया और ये बहुत ही एक ही वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी। उससे पहले जो थे वो ब्रिटेन के जो जनरल थे रॉय बुशर थे, वो उनके हाथ में थी भारतीय सेना की कमान। लेकिन ये 1949 ये 15 जनवरी 15th ऑफ जनवरी का दिन था जब उन्होंने ये कमान जो थी टुक चार्ज फ्रॉम ब्रिटिश कमांडर सर रॉय बुशर ऑन 15th ऑफ जनवरी 1949। और इसी दिन को हम जो है आर्मी डे के तौर पे सेलिब्रेट जो है वो आज तक किया जाता है और हर जगह जो है वो भारतीय सेना को जो है वो फंक्शन समारोह आयोजित जो है किए जाते हैं। और इसके साथ एक खास बात क्या है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस विच मीन्स द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ना सिर्फ आर्मी बल्कि वो नेवी और एयर फोर्स तीनों को मिला के उनके सुप्रीम कमांडर भी जो थे उनको बनाया गया था। उसके बाद 1953 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा रिटायर हो गए थे और उसके बाद भारतीय सरकार ने उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनमें जो नेतृत्व क्षमता और जो उनका एक टैलेंट था उसको ध्यान में रखते हुए उनको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो हाई कमिश्नर भी अपॉइंट किया था और वो 3 साल यानी कि 56 तक वो रहे इसके हाई कमिश्नर। उसके बाद 1986 में उनको ये जो 5 स्टार रैंक मिला जिसकी हम बहुत फख्र से बात करते हैं, हाईएस्ट एवर रैंक इन इंडियन आर्मी अवार्डेड रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, 5 स्टार रैंक फील्ड मार्शल का। और वो सिर्फ 2 ही आर्मी के सिर्फ 2 ही जनरल हैं, एक मैंने पहले भी बात की है, एक जनरल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और दूसरे थे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। तो ये था उनका जो कैरियर। और आप इसमें खास बात क्या है, जो यहाँ पे डेट्स वगैरह लिखी हैं, ईयर्स वगैरह लिखे हैं, ये बहुत कम लिखे हैं ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। ये इतना इनका करियर जो है इलेबोरेटली यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। अदरवाइज उन्होंने इतना कुछ किया हुआ है अपने कैरियर में, इतना कुछ किया हुआ है कि अगर हम सभी की चर्चा करें तो ये प्रेजेंटेशन काफ़ी लंबी बन जाती। तो सच वाज द कैरियर एंड सच वाज द कैलिबर ऑफ दिस मैन। इसके अलावा उनकी और कुछ अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, एक तो उन्होंने जब रॉय बुशर से कमान ली भारतीय सेना की, तो जो आज की भारतीय सेना हम देखते हैं, ही लेड फाउंडेशन ऑफ दैट मॉडर्न इंडियन आर्मी। आज इंडियन आर्मी विश्व में नंबर के हिसाब से 3रे नंबर पे, और इंडियन आर्मी जो है वो दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग आर्मी गिनी जाती है। तो उसका जो बेसिकली फाउंडेशन स्टोन हम कह सकते हैं कि वो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जो है वो, तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। और आज हमें अपनी भारतीय सेना के ऊपर कितना गर्व है और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं भारतीय सेना के हाथों में। दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ के.एम. करियप्पा, जिन्होंने उसमें अपना कंट्रीब्यूट किया। और इसके अलावा उनका और कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। आप गार्ड्स का आर्मी में बड़ी इज्जत से नाम लिया, गार्ड रेजिमेंट बहुत फेमस रेजिमेंट है ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। उनकी एस्टेब्लिशमेंट दैट वाज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ
फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, उसके अलावा पैराशूट रेजिमेंट की एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने की, टेरिटोरियल आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट जो है जनरल के.एम. करियप्पा ने की। और ख़ास बात क्या है, देखो हम सभी एनसीसी को बिलोंग करते हैं, लाखों कैडेट्स जो है वो एनसीसी में हैं भारत में, और हमें पता है कि एनसीसी भारत में 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो जब एनसीसी अपने इनिशियल ईयर्स में थी तो उस वक्त भारतीय सेना की कमान जो थी वो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के हाथों में थी। तो उस दौरान इन्होंने जो है वो स्टार्ट के सालों में एनसीसी को काफ़ी स्ट्रेंथन किया और उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, और ये हमारे लिए भी फख्र की बात है। अब कुछ इम्पोर्टेंट हम बात करें, कुछ चीज़ें जो आमतौर पे जो है नहीं पता होती लोगों को। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को कीपर भी कहा जाता था। तो इसके पीछे भी एक छोटा सा इंसिडेंट हमें क्या सुनने को मिलता है कि उनके जो अंग्रेज अफसर से पहले, तो उनकी वाइफ जो थी वो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के नाम को वो ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी और वो उनको कीपर बोलती थी, जैसा कि हमें पढ़ने को मिला है। तो ड्यू टू दैट ये उनका नाम कीपर भी पड़ गया, तो उनको कीपर भी जो है वो कहा जाता है। एंड ही वाज अपॉइंटेड एज कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी, जी हमने बात की। और यहाँ पे एक खास बात और क्या है, ये भी कहा जाता है कि जनरल करियप्पा जो थे यूनिफॉर्म में उनको पॉकेट्स में हैंड डाल के खड़े होना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ये इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि एक बंदा यूनिफॉर्म में, एक सैनिक या ऑफिसर यूनिफॉर्म में हो और अपने हाथ जो है वो पॉकेट में डाल के रखे। तो उस दौरान ये कहा जाता है कि उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया था कि जो यूनिफॉर्म की पैंट्स हैं उनकी जो पॉकेट्स हैं वो सिली होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई भी सैनिक जो है अपने हाथ पॉकेट में ना रखे, क्योंकि यूनिफॉर्म की ग्रेस ये नहीं कहती कि आप पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ हमें देखने को मिलती। उसके बाद एक बड़ा ही ख़ास किस्सा हमें जो मिलता है और बड़ा ऑथेंटिक है, ये 1965 की वॉर जो पाकिस्तान के साथ हुई थी, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जो हमला किया था, तो तब की बात है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के जो बेटे हैं वो भारतीय वायुसेना में थे, और एक ऑपरेशन के दौरान वो पाकिस्तान के क्षेत्र में दाखिल हुए और वहाँ पे जो था वो उनको पाकिस्तान के सैनिकों ने जो था पकड़ लिया था। तो उनके साथ और भी युद्धबंदी थे, तो मतलब एज युद्धबंदी जो उनको पकड़ लिया गया और अपने कब्जे में कर लिया गया। तो जब उनको कब्जे में किया गया उनके कुछ साथियों को, तो उस वक्त पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अयूब खान। और उसमें खास बात क्या है, अयूब खान जो थे वो आज़ादी से पहले वो भी आर्मी में थे, और उन्होंने फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के अंडर काम किया हुआ, यानी कि फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जो थे वो उनके अफसर थे, और अयूब खान के.एम. करियप्पा की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। जब उनको पता लगा कि उनका बेटा जो है वो पाकिस्तान की सेना के कब्जे में है, तो वो उनकी वाइफ जो थी अयूब खान की खुद जो है वो उनसे उनके बेटे से मिलने गई, और अयूब खान ने जो है ये अनाउंसमेंट करवाई और थ्रू रेडियो, और वो बात इंडिया तक पहुंचवाई कि हम जो है वो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बेटे को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अयूब खान ये मानते थे कि मैंने इस बच्चे को जो है अपने गोद में खिलाया हुआ है, अपने कंधों के ऊपर उठाया हुआ, तो वो उसको ये मेरा ही बेटा है। तो उन्होंने एक ऑफ़र दी कि वी आर रेडी टू रिलीज़ द सन ऑफ के.एम. करियप्पा। तो के.एम. करियप्पा की आप महानता देखिए, उन्होंने क्या आगे जवाब दिया कि जितने भी युद्धबंदी जो है वो पाकिस्तान ने किए हैं अब मेरे बेटे के साथ, वो सभी मेरे बेटे, तो आप मेरे बेटे के साथ वही बिहेवियर करिए जो आप बाकी युद्धबंदियों के साथ करते हैं, और अगर आप मेरे बेटे को छोड़ना भी चाहते हैं तो आपको फिर सभी युद्धबंदियों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी युद्धबंदी मेरे बेटे हैं। हालांकि बाद में जो शिमला समझौता हुआ और बाद में सभी युद्धबंदियों को छोड़ दिया गया,
पाकिस्तान के समझौते के साथ समझौते के बाद। तो लेकिन आप देखिए कि KM करियप्पा अगर चाहते तो उनका बेटा वापस आ सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रेफर नहीं किया। और ये बात बहुत फेमस है और इस बात को जो है बड़ी इज्जत के साथ फील्ड मार्शल KM करियप्पा का नाम लिया जाता है कि उन्होंने अपने बेटे की भी परवाह नहीं की। तो सच वाज द पर्सनैलिटी, सच वाज द कैलिबर, सच वाज द स्टैंडर्ड ऑफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा। और KM करियप्पा की जो कंट्रीब्यूशन है फील्ड मार्शल KM करियप्पा की, वी सल्यूट फील्ड मार्शल KM करियप्पा। और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो है भारतीय सेना में भारत के लिए, भारत की सेना की ग्लोरी के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। जय हिंद।